10 मार्च 2021 की सुबह करीब 9 बजे का वक्त था। दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज इलाके में हर रोज की तरह उस वक्त भी चहल पहल काफी बढ़ गई थी। उस दिन बुधवार होने के कारण वर्किंग डे था, इसलिए सरकारी और निजी ऑफिसों में काम करने वाले लोगों का आवागमन शुरू हो चुका था। धंधा करने वाले लोग भी अपने कारोबारी ठिकानों की तरफ निकल रहे थे। सिल्वर टेन कलर की एक वैगनार कार सड़क पर भीड़ के कारण रेंगते हुए चल रही थी, जिसकी ड्राइविंग सीट पर बैठा चालक गाड़ी में इकलौता सवार था। अचानक वैगनार गाड़ी की ड्राइविंग सीट के बगल की तरफ एक बाइक पीछे से तेजी के साथ आकर धीमी हो गई। उस पर भी हेलमेट लगाए इकलौता सवार था। वैगनार के चालक ने अचानक बगल में आकर धीमी हुई बाइक के सवार की तरफ देखा तो उसके मुंह से निकला, अबे साले तू यहां? वैगनार चालक के आगे के शब्द हलक में ही फंसे रह गए, क्योंकि तब तक बाइक सवार ने हाथ में लिए हुए पिस्तौल से उसके ऊपर बेहद नजदीक से फायर कर दिया था। गोली वैगनार चालक की गर्दन में लगी और अचानक उसके पैर खुद ब खुद गाड़ी के ब्रेक पर जाम हो गए। गोली चलने की आवाज और अचानक वैगनार का तेजी से ब्रेक लगना दोनों ऐसी घटनाएं थीं जिन्होंने सड़क पर चल रहे हर राहगीर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। एक पल के लिए लोग हतप्रभ रह गए, लेकिन अगले ही पल लोग वैगनार की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन तब तक वैगनार चालक पर फायर झोंकने वाला बाइक सवार हवा से बात करते हुए भीड़ के बावजूद बाइक लहराते हुए 9-2-11 हो चुका था। वारदात दिल्ली के बेहद पॉश इलाके में हुई थी। वक्त भी ऐसा था कि उस वक्त सड़कों पर भीड़ भाड़ भी काफी रहती है। बाइक सवार ने वैगनार चालक से किसी तरह की लूटपाट का प्रयास भी नहीं किया था। साफ था कि बाइक सवार हमलावर का मकसद केवल कार चालक की जान लेना था। राहगीरों में से किसी ने उसी समय पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर दिया। अगले 10 मिनट में पुलिस कंट्रोल की जिप्सी मौके पर पहुंच गई। पीसीआर के जवानों ने देखा कि वैगनार में ड्राइविंग सीट पर गोली लगने के बाद खून से लथपथ अचेत पड़े चालक की सांसें अभी चल रही थीं। लिहाजा उन जवानों ने चालक को वैगनार से निकालकर अपनी गाड़ी में डाला। पीसीआर के 2 जवान कागजी खानापूर्ति करने के लिए मौके पर ही रुक गए और बाकी स्टाफ वैगनार के घायल चालक को लेकर एम्स अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। पीसीआर ने तत्काल इस घटना की सूचना डिफेंस कॉलोनी थाने को दी, क्योंकि गोली चलने की वारदात जिस जगह हुई थी वह इलाका दक्षिणी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी थाना क्षेत्र में पड़ता है। सुबह के 9 बजे का समय दिल्ली में पुलिस थानों में सबसे अधिक व्यस्तता का समय होता है, क्योंकि उस समय नाइट ड्यूटी पर तैनात स्टाफ के रिलीव होने और डे ड्यूटी करने वालों के थाने में आगमन का समय होता है। थानों में तैनात वरिष्ठ अधिकारी भी उसी समय पहुंचकर स्टाफ की ब्रीफिंग लेने की तैयारी में जुटे होते हैं। डिफेंस कॉलोनी थाने के ड्यूटी ऑफिसर को जैसे ही एंड्रयूजगंज में वैगनार चालक को गोली मारे जाने की सूचना पीसीआर से मिली, ड्यूटी ऑफिसर ने तत्काल डिफेंस कॉलोनी थाने के थाना प्रभारी जितेंद्र मलिक को उनके आराम कक्ष में जाकर सूचना से अवगत कराया। इलाके में सरेराह किसी को गोली मार देने की घटना किसी थाना प्रभारी के लिए गंभीर वारदात होती है। वैगनार गाड़ी के इर्द गिर्द राहगीरों का जमघट लग चुका था। पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीद राहगीरों से पूछताछ और जानकारी एकत्र करने का काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर पंकज पांडेय पुलिस की एक टीम को लेकर तत्काल एम्स अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। वहां जाने के बाद पता चला कि घायल वैगनार चालक की गर्दन में गोली लगी है और उसकी हालत चिंताजनक है। डॉक्टर इमरजेंसी आईसीयू में उसका ऑपरेशन कर गोली निकालने की कोशिश में जुटे थे। डॉक्टरों ने वैगनार चालक की जेब से जो पर्स तथा दूसरे दस्तावेज बरामद किए थे वे सभी पुलिस को सौंप दिए। दस्तावेजों को देखने के बाद पता चला कि जिस शख्स को गोली लगी है उसका नाम भीमराज है और वह चिराग दिल्ली गांव का रहने वाला है। बीएसआईएस में संविदा पर ड्राइवर की नौकरी करने वाला भीमराज कहां जा रहा था, उसे गोली किसने और क्यों मारी, इसका तो तत्काल पता नहीं चल सका, लेकिन पुलिस को यह पता चल चुका था कि वह कहां का रहने वाला है। लिहाजा उसके परिवार वालों से संपर्क कर उन्हें सूचना देने का काम आसान हो गया था। दूसरी तरफ भीमराज का मोबाइल फोन पुलिस ने उसकी गाड़ी से ही बरामद कर लिया था, जिसमें उसकी पत्नी का नंबर था। पुलिस ने उस नंबर पर कॉल करके भीमराज की पत्नी को सूचना दे दी। थोड़ी ही देर में भीमराज की पत्नी बबीता अस्पताल पहुंच गई। सूचना पाकर उसके अन्य रिश्तेदारों व जान पहचान वालों का भी अस्पताल में हुजूम जमा हो गया।
इधर थाना प्रभारी मलिक ने इस घटना के बारे में डीसीपी अतुल ठाकुर व डिफेंस कॉलोनी के एसीपी कुलबीर सिंह को सूचना दे दी थी। सूचना मिलने के बाद दोनों सीनियर अफसर भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलवा लिया। आसपास के थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। भीमराज का इलाज करने वाले डॉक्टरों ने यह बात साफ कर दी थी कि उसके बचने की उम्मीद बेहद कम है, क्योंकि गर्दन में जो गोली लगी थी उससे सांस की नली पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिस कारण उसे सांस लेने में बेहद तकलीफ हो रही है, जिससे उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। बहरहाल पुलिस को तत्काल भीमराज से बयान लेकर उसके हमलावर तक पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं दिखी, तो इंस्पेक्टर पंकज पांडेय टीम के साथ वापस घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां डीसीपी अतुल ठाकुर ने आसपास के थानों की पुलिस के अलावा जिले के तेज तर्रार पुलिस अफसरों को भी बुलवा लिया था। आसपास मौजूद चश्मदीद लोगों से पूछताछ के बाद यह बात साफ हो गई कि भीमराज पर गोली चलाने वाला शख्स एक बाइक पर सवार था और उसने हेलमेट लगा रखा था। चश्मदीदों से पूछताछ और घटनास्थल के निरीक्षण से पुलिस को तत्काल ऐसा कोई सुराग नहीं मिल रहा था जिससे पुलिस हमलावर तक पहुंच सके। लिहाजा डीसीपी अतुल ठाकुर ने डिफेंस कॉलोनी थाने पहुंचकर तेज तर्रार पुलिस कर्मियों की 6 टीमों का गठन कर दिया। भीमराज को गोली मारने वाला हमलावर बाइक पर सवार होकर आया था। पुलिस को चश्मदीदों से इस बात की जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन कोई भी बाइक का नंबर नहीं बता सका था। इसलिए पुलिस टीमों ने सबसे पहले हमलावर की बाइक को ट्रेस करने का काम शुरू किया। पुलिस की टीमों ने घटनास्थल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की तो अगले कुछ ही घंटों में पुलिस को सफलता मिलती दिखने लगी। जिस स्थान पर घटना हुई थी वहां एक सीसीटीवी फुटेज में हमलावर बाइक सवार कैमरे में कैद हो गया था, लेकिन इस फुटेज में बाइक का नंबर स्पष्ट नहीं हो सका, क्योंकि हमलावर ने बड़ी चालाकी से आगे और पीछे की दोनों नंबर प्लेटों को मोड़ रखा था, जिस कारण बाइक का नंबर स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा था। पुलिस को जो नंबर दिखाई पड़ रहे थे उसी के आधार पर अलग अलग सीरीज बनाकर नंबरों को जोड़कर यह पता लगाने का काम शुरू कर दिया कि उन बाइक नंबर के मालिक कौन लोग हैं। पुलिस की एक दूसरी टीम ने सीसीटीवी खंगालने का काम जारी रखा। भीमराज का हमलावर जिस दिशा में बाइक लेकर भागा था उसी दिशा में बढ़ते हुए पुलिस ने जितने भी रास्ते गए वहां से करीब 5 किलोमीटर तक एक एक कर 200 सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल कर डाली। इस दौरान इंस्पेक्टर जितेंद्र मलिक की टीम ने भीमराज की पत्नी बबीता से जब पूछताछ शुरू की तो पता चला कि भीमराज ने चिराग दिल्ली गांव में अपना मकान बना रखा था, जहां वह अपनी पत्नी बबीता व 3 बच्चों के साथ रहता था। भीमराज और बबीता के 3 बच्चों में 2 बेटी और 1 बेटा था। बड़ी बेटी की उम्र करीब 19 साल थी, जबकि छोटी बेटी 15 साल की थी। उनके बीच 17 साल का एक बेटा था। 42 साल की बबीता आकर्षक व तीखे नाक नक्श वाली महिला थी। इंस्पेक्टर जितेंद्र मलिक को पूछताछ की शुरुआत में ही लगा कि बबीता को अपने पति के साथ हुई इस गंभीर वारदात का मानो कोई रंज नहीं है। इंस्पेक्टर जितेंद्र मलिक के हर सवाल का बबीता इतने सहज भाव से जवाब दे रही थी मानो कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन बबीता न सिर्फ इंस्पेक्टर मलिक के हर सवाल का सहजता से जवाब दे रही थी, जब उन्होंने उसके लिए चाय मंगाई तो वह पूरी सहजता के साथ चाय भी पी गई। किसी पीढ़िरत की पत्नी का ऐसा व्यवहार इंस्पेक्टर मलिक को थोड़ा अटपटा लगा। हालांकि बबीता ने पूछताछ में यह बात साफ कर दी थी कि उसके पति की किसी से उसकी दुश्मनी या रंजिश के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। बबीता ने यह भी बताया कि उसके पति भीमराज की संगत ठीक नहीं थी। वह खाने पीने का शौकीन था और अक्सर शराब पीकर घर आता था। उसने बताया कि पति की कमाई से घर ठीक से नहीं चल पाता था, इसलिए वह खुद भी घर गृहस्थी चलाने में पति का हाथ बटाती थी। बबीता ने साउथ एक्सटेंशन में किराए की दुकान लेकर उसमें अपना ब्यूटी पार्लर खोल रखा था, जो ठीक ठाक चलता था और उससे अच्छी खासी कमाई भी हो जाती थी। एक तो बबीता का अटपटा व्यवहार और दूसरा उसका ब्यूटी पार्लर के पेशे से जुड़ा होना, दोनों ऐसी बातें थीं जिसके कारण इंस्पेक्टर मलिक के लिए बबीता जिज्ञासा और जांच पड़ताल का केंद्र बिंदु बन गई। उन्होंने बातों ही बातों में भीमराज के अलावा बबीता और उसके 3 बच्चों के मोबाइल नंबर नोट कर लिए। बबीता से पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर मलिक ने तत्काल एसआई प्रमोद को भीमराज और बबीता के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाने के लिए भेज दिया। इधर कई घंटे की मशक्कत और जांच पड़ताल के बाद पुलिस की अलग अलग टीमों ने
5 किलोमीटर के दायरे में जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे, उनमें से एक फुटेज में हुडको कॉलोनी के पास वही बाइक सवार पुलिस को एक बार उसी बाइक पर सवार नजर आया। लेकिन यह फुटेज वारदात से करीब 1 घंटा पहले की थी। उस वक्त बाइक सवार ने हेलमेट को हाथ में पकड़ा हुआ था और वह बाइक पर बैठा हुआ शायद किसी का इंतजार कर रहा था। इतना ही नहीं, इस फुटेज में बाइक की नंबर प्लेट भी मुड़ी हुई नहीं थी, जिससे बाइक के नंबर भी स्पष्ट नजर आ रहे थे। भीमराज के हमलावर तक पहुंचने के लिए पुलिस के हाथ यह बड़ी सफलता लगी थी। बाइक के उस नंबर को उसी शाम पुलिस ने ट्रेस करके यह पता लगा लिया कि यह बाइक किसकी है। भीमराज का हमलावर जिस बाइक पर सवार था वह महिंद्रा सेंट्रो बाइक थी। घटनास्थल से लेकर हुडको प्लेस में कॉलोनी के बाहर सीसीटीवी में दिख रही दोनों बाइक एवं उन पर वही लिबास पहने व्यक्ति एक ही था। पुलिस ने परिवहन विभाग के पोर्टल से जब उस बाइक का इतिहास खंगाला तो पता चला कि कबीर नगर में रहने वाले प्रवीण के नाम पर यह बाइक पंजीकृत थी। पुलिस की एक टीम उसी रात प्रवीण के घर पहुंच गई और उसे हिरासत में ले लिया। फिर उससे पूछताछ शुरू हो गई। प्रवीण को जब पता चला कि उस पर एक व्यक्ति पर गोली चलाने का आरोप है और जिसके गोली लगी है वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, तो उसके होश उड़ गए। उसने बताया कि यह बाइक उसके नाम पंजीकृत जरूर है, लेकिन 1 साल पहले उसने यह बाइक लखन नाम के व्यक्ति को बेच दी थी, जिसने शायद लॉकडाउन के कारण इसे अपने नाम पर अभी ट्रांसफर नहीं कराया है। पुलिस ने उसकी बात पर विश्वास करने से पहले प्रवीण की वारदात वाले दिन की गतिविधियों का पता लगाया और उसके मोबाइल की लोकेशन चेक की, तो पता कि वारदात के वक्त वह अपने घर में मौजूद था। लिहाजा पुलिस ने उससे लखन नाम के उस व्यक्ति का फोन नंबर और वह पता हासिल किया जिसे उसने अपनी बाइक बेची थी। लखन गोविंदपुरी दिल्ली का रहने वाला था। पुलिस ने उसे भी रात में ही दबोच लिया और थाने ले आई। जब लखन को पता चला कि जो बाइक उसने प्रवीण से खरीदी थी उसका इस्तेमाल किसी पर जानलेवा हमला करने में हुआ है, तो लखन ने भी माथा पीट लिया। जितेंद्र मलिक समझ गए कि कोई खास बात है जो लखन ने ऐसी प्रतिक्रिया दी है। लिहाजा उन्होंने थोड़ा सख्ती के साथ लखन से पूछा, लगता है तुम्हें पता है कि भीमराज को गोली किसने मारी है? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो यह भी नहीं जानता कि आप किस भीमराज की बात कर रहे हो। सर, मैं तो अपने भतीजे की बात कर रहा हूं, जिसको मैंने पिछले कुछ महीनों से ये गाड़ी चलाने के लिए दी हुई थी। अब पता नहीं उसने किसको ये गाड़ी दी थी कि जिसने यह कांड किया है। इंस्पेक्टर मलिक की सख्ती पर सहमे हुए लखन ने बताया तो मलिक ने उसे पूरी बात साफ साफ बताने के लिए कहा। तब लखन ने बताया कि उसने करीब 1 साल पहले यह बाइक प्रवीण से खरीदी थी। उस समय वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन बाइक खरीदने के कुछ दिन बाद ही कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन में उसकी नौकरी चली गई और वह बेरोजगार हो गया। बाइक अक्सर घर पर ही खड़ी रहती थी। इसी दौरान कुछ महीने पहले उसके बड़े भाई के बेटे रोहन उर्फ मनीष की एयरटेल कंपनी में नौकरी लग गई, लेकिन उसके पास भाग दौड़ करने के लिए कोई साधन नहीं था। लिहाजा उसने अपनी बाइक रोहन को दे दी और कहा जब वह अपने लिए दूसरी बाइक खरीद ले तब उसकी बाइक वापस कर देना। इसके बाद से रोहन ही उसकी बाइक का इस्तेमाल करता है। उसे नहीं पता कि भीमराज पर गोली किसने चलाई। रोहन ने खुद इसका इस्तेमाल किया था या किसी अन्य व्यक्ति को उसने बाइक इस्तेमाल के लिए दी थी। यह बात तो साफ हो गई कि लखन की बाइक का इस्तेमाल भीमराज पर हुए हमले में किया गया था, लेकिन वारदात वाले दिन बाइक कौन लेकर गया था इसका खुलासा होना मुश्किल काम नहीं था। इंस्पेक्टर जितेंद्र मलिक ने तत्काल सीसीटीवी की फुटेज लखन को दिखाई तो उसने साफ कर दिया कि बाइक पर सवार युवक उसका भतीजा रोहन ही है। बस इसके बाद पुलिस के लिए रोहन को पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं था। पुलिस टीम ने अगली सुबह ही रोहन को उसके घर से सोते हुए दबोच लिया। थाने लाकर जब रोहन से पूछताछ शुरू हुई तो पहले वह इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसे सीसीटीवी में कैद हुई उसकी तस्वीरें दिखाईं तो उसने कबूल कर लिया कि उसी ने भीमराज को गोली मारी थी। आखिर ऐसी क्या बात थी कि रोहन ने भीमराज को गोली मार दी? इस सवाल के जवाब में रोहन ने कहा कि भीमराज ने उस दिन गाड़ी चलाते समय उसकी बाइक को टक्कर मार दी थी और जब उसने विरोध जताया तो वह भद्दी गालियां देने लगा। इसी बात से गुस्से में आकर उसने पीछा करते हुए एंड्रयूजगंज में जाकर उसे गोली मार दी। हालांकि रोड रेज के दौरान गुस्से में गोली मार देना दिल्ली शहर में कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं यहां अक्सर होती रहती हैं।
लेकिन थाना प्रभारी मलिक को रोहन की बात पर इसलिए भरोसा नहीं हुआ क्योंकि वे रोहन द्वारा भीमराज को गोली मारने की साजिश तक पहुंच चुके थे। दरअसल थाना प्रभारी जितेंद्र मलिक ने भीमराज और बबीता के मोबाइल फोन की जो कॉल डिटेल्स निकलवाई थी, उसने रोहन के झूठ की कलई खुल गई। दरअसल कॉल डिटेल्स की जांच के बाद पुलिस ने सबसे पहले भीमराज के फोन पर आने वाले नंबरों में इस बात की पड़ताल की थी कि घटना वाले दिन या उससे पहले या कुछ महीनों के दौरान उसने सबसे ज्यादा किन लोगों से बात की थी। बबीता के मोबाइल की कॉल डिटेल्स की जांच की गई तो पता चला कि पिछले 3 महीनों से बबीता एक नंबर पर सबसे ज्यादा और लंबी लंबी बातें किया करती थी। उस नंबर पर देर रात में भी बात करने की डिटेल थी। इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेजों का भी आदान प्रदान था। जिस दिन भीमराज को गोली मारी गई थी, उस दिन सुबह 7 बजे से ही इस नंबर पर बातें हुई। इतना ही नहीं, जिस वक्त एंड्रयूजगंज में भीमराज को गोली लगी, उसके 10 मिनट बाद भी इसी नंबर से बबीता के फोन पर कॉल की गई। बाद में भी कुछ कॉल्स के रिकॉर्ड मिले। हालांकि जब बबीता से इस बात की जानकारी ली गई तो उसने बताया कि उसने अपने पार्लर पर जो पेमेंट स्वाइप मशीन लगवाई हुई है, उसमें नेटवर्किंग की दिक्कत रहती है। इसी संबंध में वह एयरटेल कंपनी के नेटवर्किंग एग्जीक्यूटिव से बात करती है। पूछने पर उसने एग्जीक्यूटिव का नाम रोहन बताया। इधर जब पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि रोहन गोविंदपुरी की गली नंबर 13 में रहता है। रोहन जब कभी रोड रेज तो कभी लेन देन के विवाद की कहानी बताकर पुलिस को काफी देर तक उलझाता रहा तो इंस्पेक्टर मलिक ने उसके सामने वो कॉल डिटेल्स रख दी, जिसमें उसके फोन व बबीता के नंबर पर दिन रात में अनगिनत बार लंबी लंबी बातें करने का रिकॉर्ड था। रोहन पुलिस को पूछताछ में बबीता से बात करने और रातों में बातचीत का कोई स्पष्ट कारण नहीं बता सका। इसीलिए पुलिस ने जब उसके साथ सख्ती की तो वह टूट गया और उसने सच उगल दिया। रोहन से पूछताछ के बाद इस वारदात के पीछे नाजायज रिश्ते की एक ऐसी कहानी सामने आई जिसमें एक अधेड़ उम्र की महिला ने कम उम्र के नौजवान को अपने प्यार के जाल में फांसकर उसकी ऐसी मतिभ्रष्ट कर दी कि महिला के कहने पर उसने अधेड़ प्रेमिका के पति को गोली मार दी। दरअसल बबीता की उम्र भले ही 42 की हो गई थी, लेकिन ब्यूटी पार्लर चलाने के कारण आज भी वह अपने 45 साल के पति से ज्यादा आकर्षक व सुंदर थी। भीमराज के तीनों बच्चे किशोरावस्था की दहलीज से निकलकर जवानी की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। इस कारण उसमें अब पत्नी के प्रति आकर्षण कम हो गया था और बच्चों व घर गृहस्थी चलाने की जद्दोजहद उस पर ज्यादा सवार रहती थी। ढलती जवानी में जब पति अपनी पत्नी की देह से ऐसा उदासीन व्यवहार करे तो कुछ महिलाएं रास्ता भटक ही जाती हैं। हाँ, भीमराज जब कभी शराब के नशे में होता तो वह जरूर बबीता की देह को जमकर रौंदता था, लेकिन बबीता चाहती थी कि उसका पति उसे न सिर्फ प्यार करे बल्कि उसे अपने व्यवहार से भी इस बात का एहसास कराए। बस अपने प्रति इसी उदासीन व्यवहार के कारण बबीता पति से इतर किसी दूसरे शख्स में इस एहसास को तलाशने लगी। यह सितंबर 2020 महीने की बात है। बबीता ने अपने पार्लर पर डिजिटल पेमेंट के लिए एयरटेल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन तथा एक स्वाइप मशीन लगवाई थी। इसी संबंध में एयरटेल की तरफ से रोहन उसके यहां एग्जीक्यूटिव बनकर आया था। 23 साल का गबरू जवान और गठीला शरीर। न जाने क्या था रोहन के व्यक्तित्व में कि बबीता पहली ही नजर में उस पर फिदा हो गई। रोहन ने भी पहली मुलाकात में ही बबीता की आंखों में भरी मस्ती और देह में बसी तड़प को पढ़ लिया था। पहली ही मुलाकात के बाद दोनों के बीच नंबरों का आदान प्रदान हो गया। बबीता छोटी छोटी बात पर किसी बहाने से रोहन को अपने पार्लर पर बुलाने लगी। 2 से 4 मुलाकातों के बाद शिष्टाचार की भेंट अपनत्व में बदल गई और निजी अव्यय परिवार की बातें भी होने लगी। जल्द ही दोनों के बीच ऐसे रिश्ते बन गए जिन्हें समाज नाजायज रिश्तों का नाम देता है। वे दोनों अक्सर मिलने लगे। बबीता कभी रोहन को अपने पार्लर पर बुलाकर अपनी अतृप्त देह को तृप्त कर लेती तो कभी उसे पति व बच्चों की अनुपस्थिति में अपने घर बुला लेती। कभी कभी वे किसी होटल का कमरा बुक करके अपने अरमानों को पूरा करने लगे। अपनी उम्र से 20 साल छोटे रोहन के प्यार में बबीता इस कदर पागल हो चुकी थी कि इस बात को भी भूल गई थी कि वह एक शादीशुदा औरत है और रोहन की उम्र से कुछ ही छोटे 3 बच्चों की मां भी है। रोहन के प्यार में डूबी बबीता अक्सर उससे फोन पर लंबी लंबी बातें करती। रात में भी दोनों चोरी छिपे प्यार भरी बातें करते
और दोनों व्हाट्सएप पर भी एक दूसरे को मैसेज करते रहते थे। रोहन तो बबीता को काम कलाओं की अश्लील तस्वीरें तथा वीडियो तक व्हाट्सएप पर भेजने लगा। 1 जनवरी की रात की बात है। बबीता उस वक्त बाथरूम में थी। फोन बेड पर रखा था। उसी वक्त व्हाट्सएप पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन देख पति भीमराज ने फोन उठाकर देख लिया। संयोग से फोन में लॉक नहीं लगा था। मैसेज देखते ही भीमराज के पांव तले की जमीन जैसे खिसक गई। फोन में पड़े दर्जनों अश्लील फोटो और वीडियो तथा चैट देखकर भीमराज का शरीर गुस्से से कांपने लगा। उस दिन भीमराज के सामने साफ हो गया कि उसकी पत्नी के किसी युवक से नाजायज संबंध हैं और उसने युवक का नंबर लाइफ के नाम से अपने फोन में सेव किया हुआ है। उस रात भीमराज और बबीता के बीच इस बात को लेकर जमकर झगड़ा हुआ और भीमराज ने अपनी पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। बस इसके बाद तो यह आए दिन की बात हो गई। जब एक बार शक का कीड़ा दाम्पत्य जीवन में आ जाता है तो बसी बसाई गृहस्थी बिखर जाती है। लेकिन यहां तो शक नहीं, एक सच्चाई थी जो उजागर हो गई थी। कुछ रोज बाद भीमराज ने बबीता के साथ मारपीट कर उससे रोहन को फोन करवाया और उसे घर आने के लिए कहा। रोहन जब घर पहुंचा और वहां भीमराज को देखा तो समझ गया कि उसकी पोल खुल चुकी है। भीमराज ने उस दिन रोहन की भी पिटाई कर दी और धमकी दी कि अगर उसने बबीता का पीछा नहीं छोड़ा तो वह उसे जेल भिजवा देगा। जेल जाने के डर से उस समय रोहन अपमान का घूंट पीकर रह गया। लेकिन इसके बाद भीमराज व बबीता में आए दिन झगड़े होने लगे। एक दिन इसी से आजिज आकर बबीता ने रोहन से मुलाकात की और उससे कहा कि अगर वह उससे सच्चा प्यार करता है तो किसी भी तरह उसे भीमराज से छुटकारा दिला दे। उसने रोहन से अपने पति की हत्या करने के लिए कहा। साथ ही वादा किया कि अगर वह ऐसा कर देगा तो वह उसे अपने साथ रख लेगी। उसका अपना मकान है, वह खुद भी कमाती है, दोनों साथ मिलकर आगे की जिंदगी खुशी से बिताएंगे। रोहन तो पहले से ही अपमान की आग में जल रहा था। बबीता के कहने पर रोहन आवेश में आ गया और उसने बिना सोचे समझे व अंजाम की परवाह किए भीमराज की हत्या की साजिश रच डाली। उसने सबसे पहले एक पिस्तौल और कारतूस की व्यवस्था की। इसके बाद उसने कई दिन तक बबीता से फोन पर जानकारी लेकर भीमराज की दिनचर्या का पता लगाना शुरू कर दिया और उसकी रेकी करने लगा। बबीता उसे सब कुछ बताती रही कि वह कब घर से निकला है, कब और कहां जा रहा है। रोहन ने 10 मार्च 2021 का दिन चुना। उस दिन वह अपनी बाइक लेकर सुबह ही घर से निकल पड़ा। वह भीमराज के घर से करीब 3 किलोमीटर दूर हुडको प्लेस के पास भीमराज का इंतजार करने लगा। दरअसल भीमराज ऑफिस जाने से पहले यहां बने पार्क में घूमने जाता था। काफी देर तक वह भीमराज को मारने का मौका देखता रहा, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के कारण उसे मौका नहीं मिला। सुबह करीब 8:30 बजे भीमराज पार्क से निकला और अपनी वैगनार पार्किंग से निकालकर घर की तरफ रवाना हो गया। रोहन भी बाइक से उसका पीछा करने लगा। कोई पहचान न ले इसलिए उसने हाथ में पकड़ा हेलमेट सिर पर लगा लिया और अपनी बाइक की दोनों नंबर प्लेटें थोड़ी मोड़ लीं ताकि कोई उसका नंबर न पढ़ सके। रोहन को एंड्रयूजगंज में बिजली घर के पास मौका मिला जहां भीमराज की गाड़ी की स्पीड कम थी और उसने वहां पिस्तौल निकालकर उसकी गर्दन पर गोली मार दी। रोहन से पूछताछ के बाद पूरी वारदात का खुलासा हो चुका था, इसलिए पुलिस ने हत्या की साजिश में शामिल भीमराज की पत्नी बबीता को भी गिरफ्तार कर लिया। बबीता ने भी पूछताछ में अपने जुर्म का इकबाल कर लिया और बताया कि अपनी उपेक्षा से तंग आकर उसने रोहन के साथ संबंध बनाए थे और खुलासा होने पर जब भीमराज अक्सर उससे मारपीट करने लगा तो तंग आकर उसने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। पुलिस ने आरोपी रोहन की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस तथा महिंद्रा सेंट्रो बाइक भी बरामद कर ली। पुलिस ने जिस दिन रोहन व बबीता को गिरफ्तार किया उसी दिन यानी 11 मार्च की शाम को इलाज के दौरान भीमराज की मौत हो गई। डिफेंस कॉलोनी पुलिस ने मुकदमे में हत्या की धारा 302, 34 आईपीसी व आर्म्स एक्ट की धारा जोड़कर दोनों अभियुक्तों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। अधेड़ उम्र की बबीता ने अपनी से आधी उम्र के आशिक के साथ ऐश करने के सपने संजोए थे। अब वह उसी के साथ तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना बिल्कुल नहीं था। हमारा उद्देश्य
केवल आपको जागरूक करना, सचेत करना और सतर्क रहने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।